हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजिल एकेडमी पे। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो आपके स्पेशली रीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाल विकास को हमें पढ़ना है वो किस तरीके से पढ़ना है। मैं जानता हूँ आपने काफ़ी विद्वानों से पढ़ा भी होगा और अभी भी कुछ मेरे साथी, मेरे दोस्त ऐसे हैं जो रीट एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन होने से एक बार अपनी स्टडी को डिले कर दिया है, छोड़ दिया है। तो मेरी उनसे एक बार यही गुजारिश है मुअद्दबाना कि आप मेहरबानी करके अपने कंटेंट को वापस जोड़िए और किताबों से मोहब्बत कीजिए और जो वीडियो लेक्चर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट हैं सिर्फ उन्हीं को ज्वाइन करें। बाकी जो घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे सिर्फ कम कंटेंट पे अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए और मैजिक डालते हैं, उनसे मेहरबानी करके दूर रहें। दोस्तों, मैंने जब आपको प्री प्लान बताया था कि हमारी जो बाल विकास का जो कंटेंट है वो किस तरीके से पढ़ेंगे और कैसा कंटेंट रहेगा, जिस तरीके से हमने स्पेशली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हूबहू वही कंटेंट जो एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलेगा, जिस तरीके से हमने उर्दू ग्रामर और उर्दू पेडागोजी का कंटेंट पढ़ा था और जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, क्योंकि मैंने उसमें पूरा हैंड रिटन नोट्स लगभग शामिल किया है। काफ़ी मेहनत से मैंने उनको लिख के आपको पढ़ाया है। इसी तरीके से दोस्तों हम बाल विकास को पढ़ेंगे। बाल विकास को हो सकता है बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब हिंदी इजी कर लेंगे, उर्दू से इजीली हैंडल कर लेंगे, एसएस को आराम से पढ़ लेंगे, लेकिन जो सबसे मतलब सबसे कठिन जो सब्जेक्ट होगा रीट के लिए वो बाल विकास होगा। और वो उनके लिए होगा, इसलिए होता है, इसका रीज़न ये है कि बाल विकास की जो शब्दावली है वो मतलब हम शुरू से लेकर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ बीएड के अंदर आकर हमारा इससे सामना होता है। लेकिन फिर बीएड भी हमने मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लगातार कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हैं और सिर्फ एग्ज़ाम देकर फ्री हो जाते हैं और वो बाल विकास जो सब्जेक्ट हमें पढ़ना था वो वहीं का वहीं रह जाता है और फिर इसी बाल विकास सब्जेक्ट से हमारा मुकाबला होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इसीलिए ये सब्जेक्ट हमें मुश्किल लगता है। लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको तो उर्दू ग्रामर और पेडागोजी भी तो मुश्किल लगती थी, लेकिन कितनी आसानी से हमने मतलब इसको बहुत आसान करके आपको समझा दिया है। अब आप बिल्कुल उंगलियों पे उर्दू की शब्दावली बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, पहचान सकते हो। ठीक इसी तरीके से दोस्तों बाल विकास को कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको समझ में आता है, पढ़ा भी है 2-3 बार, लेकिन वो एक जगह इसको एडजस्ट नहीं कर पाते। एक जगह कि भाई बाल विकास जैसे हमें पढ़ना है तो बाल विकास के अंदर क्या चीज़ पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। सिर्फ अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है, मात्र 2 महीने और कुछ दिन बचे हैं। तो इस 2 महीने में और जो भी बचा कुचा समय है इसमें सिर्फ वही टॉपिक पढ़ें जिनसे सवाल बने और उस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ें ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा दोस्तों उस टॉपिक से, उसका सवाल 100% गलत होगा। ये बाल विकास की एक थ्योरी है दोस्तों, क्योंकि अब बाल विकास का जो स्पेशली रीट का एग्ज़ाम जो आपने देखा होगा पिछले वाले पेपर, उसमें बाल विकास के जितने भी प्रश्न हैं वो अब मतलब सीधे कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछे जाते हैं। मतलब अप्लाइड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जो एकदम जैसे आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना ही होगा तभी आप उस सवाल को सही कर पाओगे। यानी फैक्चुअल जो सवाल हैं उनके पूछने का जो तरीका है, जो ट्रेंड है, वो अब रीट के अंदर बहुत कम हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं और अप्लाइड के लिए दोस्तों सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है उस कॉन्सेप्ट को समझें। दोस्तों, हमारी थ्योरी ये रहेगी कि जैसे मैंने आपको बता दिया है, पहले किसी भी टॉपिक को हम पढ़ेंगे उसके हम PYQ यानी कि जो प्रीवियस ईयर में जो सवालात पूछे गए हैं उनको हम समझेंगे। दोस्तों, भरोसा दिलाता हूँ जितनी मेहनत इस कंटेंट को बनाने के लिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ शायद ही कोई यूट्यूब के इतिहास में आपको करने को मिलेगा। हाँ, ये सही है कि मेरे पास उन जितना साधन नहीं है, उतना टेक्निकल साधन नहीं है जिसमें मैं आपको इजी वे में और ज़्यादा पढ़ा सकूं, लेकिन ये भरोसा दिलाता हूं दोस्तों, ये जो कंटेंट हम पढ़ेंगे इसमें मैंने PYQ का कॉन्सेप्ट हम शामिल करेंगे, फिर इसके बाद में इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे उस टॉपिक का, ठीक है।
और इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में हम जो संभावित प्रश्न हैं एग्ज़ाम में, ये कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किए मैंने दोस्तों, ये भी मैंने हैंड रिटन ही उतारे हैं, हाथ से लिखे हुए प्रश्न बनाए हैं। कोई बहुत से विद्वानों के प्रश्न इसमें शामिल हैं, लेकिन कोई कचरा नहीं है सिर्फ 100-200 आपको प्रश्न कॉपी पेस्ट करके पढ़ाना। मेरा ये मकसद नहीं है दोस्तों। पर संभावित प्रश्नों में भी हम मुश्किल से 15 से 20 प्रश्न निकालेंगे, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और एक कॉन्फिडेंस होगा कि हमें किस तरीके से सवाल पुटअप करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट की बात करें। आप सभी जानते हैं आपके इस बाल विकास के अंदर जो नया सिलेबस आया उसी के अंदर 5 यूनिट हैं, और 5 यूनिट यानी कि एक यूनिट में से 6 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो 5 × 6 यानी कि 30 सवालात आपके बाल विकास में होंगे। एक सवाल 1 नंबर का, यानी कि 30 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यही सब्जेक्ट आपको मेरिट के अंदर आगे लाने में और पीछे ले जाने में बहुत कारगर साबित होगा। तो बड़े ध्यान से समझना है। बाल विकास को समझने से पहले दोस्तों सबसे पहले बहुत से आप कोचिंगें भी ज्वाइन करी होगी, गाइडें भी पढ़ी होगी, उसमें एक बाल विकास का एक मतलब इतिहास जो बता रखा है। सबसे पहले मनोविज्ञान क्या है, तो दोस्तों इस पे हम वीडियो नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? इससे सवाल नहीं पूछा गया इतिहास को लेकर, इसके अर्थ को लेकर, इसके क्षेत्र को लेकर, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है बाल विकास को समझने के लिए। अगर आपको पढ़ना है फिर भी देखना है बाल विकास का, अगर उत्पत्ति से संबंधित या अर्थ या क्षेत्र से संबंधित, तो प्लेलिस्ट में यूनिट फर्स्ट के नाम से एक चैनल इसी पे अपने चैनल पे बना हुआ है बाल विकास में, उस पर आप पढ़ सकते हैं। हमारी शुरुआत होगी दोस्तों बाल विकास से, क्योंकि मनोविज्ञान की एक शाखा है बाल विकास। इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे अर्थ के रूप में, इसकी परिभाषाएं और इसका इतिहास। दोस्तों अर्थ और परिभाषा से इसका जो सवाल है वो बहुत कम पूछा गया है। जो सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं, अभी तक बने हैं रीट के अंदर, वो दोस्तों अभिवृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट को लेकर बने हैं। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये कंटेंट, और इसको किस तरीके से हम पढ़ेंगे आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, किस तरीके से इस कंटेंट को बनाया है। शायद ही मुझे लगता है कि ऐसा कोई सवाल जो है, जो भी सवाल बनेगा इसके इर्द गिर्द रहेगा। ये मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि हूबहू मेरी जो लैंग्वेज है वही बनेगी, लेकिन इससे बाहर भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो जो ये अभिवृद्धि और विकास वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हम इन दोनों के अर्थ को, इन दोनों में अंतर को और इनके जो सिद्धांत को लेकर 100% सवाल बने हैं आज तक, और आगे भी सवाल बनेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरीके से पढ़ेंगे। पहले इनका PYQ लेंगे, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर संभावित प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनमें से भी सवाल बना है दोस्तों। और मोस्ट इम्पोर्टेंट वंशक्रम और वातावरण। आपको इस यूनिट से सवाल कितने लेने हैं एग्जामिनर को? 6 सवाल लेने हैं। तो 6 सवाल का मतलब 1 या 2 सवाल बनेंगे आपको अभिवृद्धि और विकास से। अभिवृद्धि और विकास से कितने सवाल बनेंगे? मान लो 2। वंशक्रम और वातावरण से 100% 1 सवाल बनेगा, तो 3 सवाल हो गए। फिर दोस्तों विकास की जो अवस्था है, विकास की अवस्था जिसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आपके रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो गर्भावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था, इन 3 के कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा सवाल बने गए हैं। किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था से आपके रीट में सवाल नहीं बनेंगे, जहाँ तक मेरा अनुभव है दोस्तों, जहाँ तक मैंने खंगाला है पूरे पेपर को। तो आपको ज़्यादा जो ज़ोर डालना है, एक बार पढ़ना ज़रूर है इसको, लेकिन ज़्यादा ज़ोर दोस्तों इन 3 अवस्थाओं के ऊपर डालना है। ठीक है, इन 3 अवस्थाओं को अगर हम देखें तो इनके अर्थ, परिभाषा और इनके उपनाम से संबंधित आपके सवाल बनेंगे। इसकी विशेषता को लेकर आपका सवाल बनेगा, और इसके जो पक्ष हैं तीनों अवस्थाओं के, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, इनके लेकर भी सवाल बनेगा आपके दोस्तों। और मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों जो सवाल बनेगा, 100% बनेगा, वो होता है इनके जो अवस्थाएं, इनके जो सिद्धांत हैं। जैसे संज्ञानात्मक सिद्धांत है। संज्ञानात्मक सिद्धांत में हमें जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, वाइगोत्स्की, इन तीनों विद्वानों के सिद्धांत को समझना होगा। अगर हम बालक के नैतिक विकास को समझेंगे तो नैतिक विकास को समझने के लिए हमें कोहलबर्ग और जीन पियाजे का सिद्धांत समझना होगा। बालक के अंदर भाषा का विकास कैसे होता है, इसके लिए हमें नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत समझना होगा। बालक में मनोसामाजिक विकास कैसे होता है, इसको लेकर हम एरिक्सन का सिद्धांत समझेंगे। और संरचनावादी और निर्मितवादी कुछ सिद्धांत भी हैं। तो कहने का मतलब इस कॉन्सेप्ट से दोस्तों 2 सवाल आपके मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों 2 ये हो गए, और ये गर्भावस्था और शैशवावस्था, इसको लेकर आप मान लो 1 सवाल ये बन सकता है। 3
और एक हो सकता है आपके वंशक्रम और वातावरण से संबंधित 4, और अभिवृद्धि और विकास को या तो इसमें से एक बनेगा या 2 बनेगा। अगर इसमें से एक बनेगा तो आपको जो दूसरा सवाल बढ़ेगा तो वो इसमें से बढ़ सकता है दोस्तों इन सिद्धांतों में। तो ये 6 सवाल आपके यूनिट फर्स्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। फिर दोस्तों हम बात करें यूनिट सेकंड की। पिछले सिलेबस में यूनिट सेकंड में सीधा अधिगम दे रखा था, लेकिन इस यूनिट के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके इर्द गिर्द सवालात पूछे जाएंगे, तो दोस्तों पहली इसके अंदर आता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। यूनिट नंबर 2 के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर हम अर्थ, इसके कारण, इसके प्रकार और इसको प्रभावित करने वाले कारक पे एक बार सरसरी नज़र से इसको पढ़ेंगे। और सवालात बनने की जो संभावना है दोस्तों वो बनेगी यहाँ से। विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, अधिगम निर्योग्यता और दिव्यांग बालक। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जो है आपके यूनिट थर्ड का भी भाग आ जाएगा इसके अंदर। जितने भी ये बालकों की जो कैटेगरी है हम समझेंगे, ये यूनिट थर्ड का भी भाग है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत जिम्मेदारी और ध्यान से हमें पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो ये मान के चलो इसमें से 1 या 2 सवाल तो 100% बनेंगे ही बनेंगे। फिर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट दोस्तों यूनिट नंबर 2 का। इसमें से भी एग्जामिनर को 6 सवाल लेने हैं और इसमें से एक पार्ट आता है व्यक्तित्व। मान के चलो दोस्तों व्यक्तित्व के पार्ट से 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो व्यक्तित्व के पार्ट से दोस्तों अर्थ या परिभाषा हम समझेंगे और फिर इसका वर्गीकरण, 100% वर्गीकरण से एक सवाल बनने की संभावना है दोस्तों। और एक सवाल है आपके मापन से, व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं जिसमें प्रक्षेपी विधियां हम समझेंगे, अप्रक्षेपी विधियां हम समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दोस्तों हमें व्यक्तित्व के सवाल को सही करने के लिए एक तो वर्गीकरण वाला पार्ट बहुत जिम्मेदारी से समझना है और एक मापन वाला बहुत जिम्मेदारी से समझना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धि वाला कॉन्सेप्ट। बुद्धि वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों पिछले एग्ज़ाम में तो फैक्चुअल सवालात पूछे गए हैं, लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया है ट्रेंड चेंज हो गया दोस्तों, अप्लाइड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अप्लाइड क्वेश्चन के अंदर हम दोस्तों अर्थ, इतिहास और अवधारणा, तो इतिहास को लेकर एक सवाल आपके बन सकता है, ठीक है। और फिर प्रकार और विशेषताएं और कारक, इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों जब तक नहीं समझेंगे इसके सिद्धांतों को नहीं समझेंगे। और दूसरा सवाल दोस्तों बुद्धि का जो बनेगा वो सिद्धांतों में से लेकर बनेगा 100%। तो बुद्धि के 2 सवाल आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो 2 इस बुद्धि के और 2 व्यक्तित्व के और 2 इन बालकों की कैटेगरी से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 6 सवाल हो गए दूसरी यूनिट के। फिर समझते हैं तीसरी यूनिट के। तीसरी यूनिट में से दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा अगर हम समझें इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे विविध अधिगमकर्ता की समझ, पिछड़े, प्रतिभाशाली और सृजनशील बालक। तो सृजनशील बालक और प्रतिभाशील बालक, इन दोनों कॉन्सेप्ट में से एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा 100% एग्ज़ाम में, ठीक है। और एक सवाल बनेगा आपके अधिगम निर्योग्यता वाला पर्सन, इसमें से आपके बन जाएगा, जिसमें हम पढ़ते हैं ना डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया। अब दोस्तों इसके अंदर भी इतना डिफ़िकल्ट क्राइटेरिया डाल दिया है एग्जामिनर में कि हम सिर्फ वर्ड जैसे लिखने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, इतना ये वर्ड पकड़ने से हम निर्योग्यता वाला पर्सन सही कर लेते थे। लेकिन अब वो ट्रेंड चेंज हो गया दोस्तों, बहुत कठिन आएंगे इसके सवाल, तो आपको बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर आता है दोस्तों समायोजन में इसके अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं। और एक जो सबसे ज़्यादा सवाल बनने की संभावना है समायोजन से, वो है दोस्तों इसके उपायों में जैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपाय हैं। प्रत्यक्ष में जैसे मान लो कि आपके निष्कर्ष है, लक्ष्य प्रतिस्थापन है, मार्ग परिवर्तन है, बाधा निराकरण है। और अप्रत्यक्ष में जैसे दमन, शमन, दिवास्वपन, उदातीकरण, विस्थापन। ये पार्ट जो है इसमें से आपको 1 या 2 सवाल आपको इस यूनिट से देखने को 100% मिलेगा। फिर एक सवाल बनेगा आपके अप्लाइड क्वेश्चन बनेगा, वो समायोजन में अध्यापक की भूमिका। ये अप्लाइड क्वेश्चन होगा दोस्तों, फैक्चुअल इसमें नहीं पूछा जाएगा, क्लियर। फिर बढ़ते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 4, और जिसने मतलब अधिगम को नहीं पढ़ा है, अधिगम को नहीं सुना है, तो शायद मुझे नहीं लगता उसने बाल विकास में कुछ पढ़ा है। दोस्तों अधिगम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है यूनिट 4 का, इसके अंदर हम बहुत डिटेल में इसको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गहराई के साथ एग्जामिनर इससे सवाल पुटअप करता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे तो जैसे अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषाएं पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे। अब प्रकार में भी दोस्तों एक आशुबेल के बताए हुए प्रकार है, एक रॉबर्ट एम गेने जिसने 8 प्रकार बताए हैं। दोस्तों प्रकार में से जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, इससे शायद सवाल नहीं बनेगा, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर हम इसको। और विशेषताओं से कई बार सवाल पूछा गया है, अधिगम की परिभाषाओं से भी कई बार सवाल पूछा गया है, ठीक है।
अब दोस्तों समस्या कहाँ आती है स्टूडेंट को, स्टूडेंट पढ़ते हैं खूब है लेकिन सिद्धांतों को भी खूब समझते हैं अधिगम को, लेकिन वो क्या होता है कि जैसे व्यवहारवादी और संज्ञानवादी का आपस में मिलने की वजह से उसका विचारों का दूध और पानी मिक्स हो जाता है ना, इस तरीके से उनका कॉन्सेप्ट जो है वो मिक्स हो जाता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ज़िंदगी में कभी भी आपको अधिगम के सिद्धांत को जो मिक्स होने की जो समस्या वो कभी नहीं आएगी। जैसे हम व्यवहारवाद क्या बोलते हैं अधिगम को लेकर, उसके कौन कौन से सिद्धांत है, प्रयास त्रुटि वाला सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध वाला सिद्धांत, क्रिया प्रसूत वाला सिद्धांत, इसका कॉन्सेप्ट अलग से समझेंगे। फिर अधिगम को लेकर, यानी अधिगम का मतलब जो सीखते हैं बच्चे वो किस किस तरीके से सीखते हैं। तो देखो दोस्तों, हमें किसी चीज़ की जानकारी के लिए कुछ फैक्चुअल डाटा चाहिए या कुछ ऑथेंटिक जैसे रिसर्चर चाहिए या कुछ बुक चाहिए। तो सीखने के लिए जो कुछ विद्वान हैं उनके कॉन्सेप्ट को हम जैसे समझते हुए हम ये सीखते हैं कि भाई बालक जो है वो किस किस तरीके से सीखता है। तो व्यवहारवादियों की थ्योरी अलग है। संज्ञानवादी जिसको गेस्टाल्टवाद भी बोलते हैं, उसमें मैक्स वर्दीमर, सूज का सिद्धांत जैसे कोहलर, सीएल हल, बांडुरा और आपके कोर्ट लेविन है और जीन पियाजे हैं, इनका कॉन्सेप्ट भी हम आराम से समझेंगे दोस्तों। और फिर कुछ बच जाते हैं आपके निर्मितवादी और मानवतावादी, इनके कॉन्सेप्ट से भी सवाल कई बार पूछे गए हैं दोस्तों, जिसमें अब्राहम मैस्लो है और एक कार्ल रोजर्स है, ठीक है। और एक अन्य सिद्धांत भी पूछे जाते हैं जैसे आसुबेल का अर्थपूर्ण, गुथरी का समीपता का सिद्धांत। ये बहुत डिटेल में है दोस्तों अधिगम वाला सिद्धांत। और आपके क्योंकि इसमें ये जो यूनिट नंबर 4 है, मुझे लगता है कि हालांकि इसमें क्राइटेरिया अगर 6 सवाल से 7वां सवाल अगर कोई बढ़ाएगा किसी यूनिट में एग्जामिनर, तो वो इसी यूनिट में बढ़ाएगा, नहीं तो 6 सवाल ही देगा एक यूनिट में, क्योंकि ये यूनिट थोड़ी दोस्तों बड़ी भी है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सवालात इसी यूनिट में से बने जाते हैं। तो चाहे अप्लाइड क्वेश्चन हो चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन हो, सबसे ज़्यादा जो सवालात हैं वो पुटअप इसी से होंगे। तो ये मान के चलो अधिगम के जो सिद्धांत है, अधिगम के सिद्धांत हैं, इनमें से 2 सवाल आपको 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फिर एक सवाल बन सकता है आपके चिंतन पे। चिंतन पे दोस्तों अपसारी और अभिसारी को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है और इससे अप्लाइड क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है, ठीक है। फिर कल्पना और तर्क, ये नए टॉपिक जो शामिल किए गए हैं, इसमें से एग्ज़ामिनर का मन बना तो, क्योंकि एग्ज़ामिनर नए वाले टॉपिक से ये ज़रूर कोशिश करता है कि सवाल मैं इससे लूँ, क्योंकि पुराने वाले तो वो जानते हैं कि बच्चे पढ़े हुए रहते हैं। और तो मुझे लगता है कि एक सवाल इससे भी बन सकता है। तो 4 सवाल हो गए। फिर दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इसमें अभिप्रेरणा का। अभिप्रेरणा में सबसे ज़्यादा परेशानी करने वाली चीज़ है वो होती है दोस्तों इसकी अभिप्रेरकों को लेकर और इसके सिद्धांतों को लेकर। तो सिद्धांतों को जैसे इसमें ज़्यादा सिद्धांतों का जो मतलब कचरा जो है वो हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। हम सिर्फ मैंने इसमें इस कॉन्सेप्ट में चाहे मेरे इस ओवरव्यू में मैंने इसीलिए आपको एक ओवरव्यू डाल रहा हूँ ताकि अगर आपकी इच्छा हो इस कॉन्सेप्ट को समझने की और ओवरव्यू पसंद आए कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी ये लेक्चर सीरीज। अभिप्रेरणा के सिद्धांत को लेकर हम समझें तो जैसे सिगमंड फ्राइड का हमें पढ़ना पड़ेगा मनोविश्लेषणवादी और विलियम मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति वाला सिद्धांत और मैक्सीलैंड का उपलब्धि परीक्षण वाला सिद्धांत और अभिप्रेरणा अधिगम के निहितार्थ। एक सवाल इसमें से भी बन सकता। कहने का मतलब जो अभिप्रेरणा वाला टॉपिक है इसमें से 2 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और एक सवाल इसमें से मिलेगा कल्पना और तर्क से और एक सवाल चिंतन से, कितने 4 हो गए और 2 सवाल दोस्तों अधिगम से बन सकते हैं। और जहाँ तक मेरा आइडिया है दोस्तों, यूनिट नंबर इस 4 से आपके अगर एग्जामिनर चाहता है कि मैं दूसरी यूनिट से 1-2 सवाल कम करूँ और 1-2 सवाल बढ़ाऊँ तो दोस्तों एग्जामिनर की नज़र जो है वो इसी यूनिट पे जाएगी। तो बहुत डिटेल से इसको समझना है, इसको पढ़ना है। फिर आते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 दोस्तों ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक तो इसमें पहला शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं हैं जिसमें शिक्षण विधियाँ और शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। और इस पे सारे के सारे लगभग क्वेश्चन जो है वो अप्लाइड क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है। फिर आता है एनसीएफ 100% दोस्तों एक सवाल तो निकलेगा ही निकलेगा इससे। लेकिन एनसीएफ को बहुत ज़्यादा डिटेल में विद्वानों ने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर घंटे 2-2 घंटे इसकी लेक्चर सीरीज बनाई हुई है। लेकिन हम इसको वही पढ़ेंगे जिससे एग्ज़ाम में सवाल बने और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों आकलन, मापन, मूल्यांकन और उपलब्धि परीक्षण, एक आपके ये भाग है
दोस्तों इसमें से मुझे लगता है कि इस बार 2 सवाल बनने की संभावना है। 2 सवाल 100% बनेंगे दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो दोस्तों ना केवल आपके साइको का टॉपिक है, आपने चाहे कोई सी भी लैंग्वेज ले रखी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपके इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, ये टॉपिक उसमें ऐड है। तो आपको, मुझे लगता है इस टॉपिक को तो भले ही चाहे मेरी लेक्चर सीरीज़ ही 1 घंटे की क्यों ना हो, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट में 2-2, 3-3 सवाल सही करने हैं तो क्रियात्मक अनुसंधान से दोस्तों सवाल बनने की गुंजाइश 50% है, जहाँ तक समझूँ तो 1 सवाल बनने की संभावना है, क्योंकि इससे अगर 2 सवाल लेगा तो फिर इससे कम करने की वो गुंजाइश करेगा। फिर आते हैं RT, 101% RT से 1 सवाल बनेगा, 1 ही सवाल बनेगा दोस्तों। और वो सवाल ज़्यादातर या तो बनेगा धारा को लेकर, जितनी भी RT की जो धाराएँ हैं उनको लेकर आपके सवाल बनने की संभावना है। तो दोस्तों ये एक ओवरव्यू था आपके बाल विकास में, जो रीट के अंदर टॉपिक है बाल विकास। तो इस ओवरव्यू को अगर आपको ध्यान से अगर आपने देखा है, समझा है और इसी ओवरव्यू के हिसाब से आपको समझना है, पढ़ना है, तो दोस्तों मंजिल एकेडमी पे आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। और हम सब एक मतलब जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे उर्दू ग्रामर और पेडागोजी को पसंद किया है, मुझे लगता है कि 1-2 वीडियोस जैसे ही सामने आएंगे, आप खुद ब खुद इंशाल्लाह, जहाँ तक मेरी मेहनत है, मुझे उस पर भरोसा है कि आप ज़रूर जुड़ते जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक सजेशन यही है और आपसे मैं पूछना भी चाहूँगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि अब समय कम है दोस्तों, जो न्यू लर्नर हैं उनको थोड़ी सी समस्या आएगी, क्योंकि उनको न्यू लर्नर परेशान होता है लंबी क्लास के अंदर, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट अगर इजी लगता है तो वो लंबी क्लास लेने में आराम से सेटल हो सकता है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 1-2 बार साइको को पढ़ा है, उनके लिए तो घंटे 2 घंटे की क्लास जो है उनको आनंद आता है पढ़ने के अंदर। तो दोस्तों मुझे आप कमेंट सेक्शन में एक राय ज़रूर दें, क्योंकि जब मैं इस लेक्चर सीरीज़ में PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट और प्लस आपके संभावित पर्सन, अगर मैं ये तीनों चीज़ शामिल करूँगा तो कम से कम दोस्तों, कम से कम मैं बता रहा हूँ 1 घंटे की क्लास तो बनेगी ही बनेगी। अब क्यों बनेगी? क्योंकि अगर हम जैसे मैं सिर्फ आपको आज जैसे मान लो सिर्फ 10 मिनट में PYQ करा दिया, फिर 20 मिनट में कॉन्सेप्ट करा दिया, फिर 20 मिनट में संभावित करा दिया, तो उतना मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। और एक जो अपन रुचि लेकर, जैसे 1-1.5 घंटे के अंदर मुझे आज पढ़ाई करनी है, इस समझ से, इस टारगेट को लेकर अगर हम इस लेक्चर सीरीज़ को पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि दोस्तों 1 से 1.5 महीने में या 2 महीने में एग्ज़ाम तक हम बाल विकास या CDP जिसको बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका कोई कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रीट के अंदर हमारा कोई छूटेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि क्लास को छोटी करें, तो दोस्तों मुझे लगता है कि मुझे अगर आधा घंटे की कोई क्लास लेनी है, तो उस आधे घंटे के अंदर या तो PYQ होगा या सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है बाल विकास की, उसके अंदर आप देख लेना। क्योंकि इतना मतलब पूरा एक लेक्चर के अंदर हम ये टारगेट करके जाएं कि इससे 2 या 3 सवाल तो हमारे निकल कर ही आएँ। और इस तरह का अगर आप सोच रखते हैं तो दोस्तों आपको क्लास से थोड़ा सा गहराई के साथ और लंबे समय के लिए थोड़ा जुड़ना पड़ेगा। फिर आपकी जो एडवाइस है वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप क्या चाहते हैं, मस्ट यहाँ पर ये है, मेरा काम आपको देना है और बेस्ट देना है। आप सिर्फ ये बताएं कि अगर आपको तीनों चीज़ एक साथ लेनी है, PYQ प्लस कॉन्सेप्ट और प्लस संभावित क्वेश्चन, अगर तीनों चीज़ लेनी है तो दोस्तों ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा आपको देना चाहिए। क्योंकि जब तक कम से कम, क्योंकि अगर इन तीनों चीज़ों को जिस तरीके से हम उर्दू ग्रामर को पढ़ रहे हैं, उर्दू पेडागोजी को पढ़ रहे हैं, अगर आप बैठ ही गए हो पढ़ने को, तो यार उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही उठो ना। मेरी जो आइडियोलॉजी है वो ये है दोस्तों, बाकी आपकी समझ है। आप जैसा कमेंट बॉक्स में मुझे एडवाइस देंगे, जैसी सलाह देंगे, हम उसी पैटर्न पे अपनी इस सीरीज़ को शुरू करेंगे। या तो जैसे 3 पार्ट बनेंगे, इसके पहले PYQ, फिर आपके कॉन्सेप्ट और फिर संभावित पर्सन। 3 पार्ट बनेंगे 15-15, 20-20 मिनट के, क्योंकि मुझे भी 3 बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा अलग अलग से। तो मैं, या तो आप मेरी कुछ जो जैसे मेरा अनुभव है, तो मुझे लगता है कि आपको इन रिकॉर्डिंग में भी मेरा एक बार रिकॉर्डिंग हो जाएगी एक साथ, और कॉन्सेप्ट भी, तीनों जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। बाकी आपका सजेशन महत्वपूर्ण है। इस बेहतरीन सेशन के अंदर आपको कमेंट और एडवाइस ज़रूर देनी है दोस्तों,
क्योंकि साइको आप पढ़ भी रहे होंगे और बहुत जगह या बहुत से विद्वानों से पढ़ा भी होगा, लेकिन जो मैंने जो मेहनत की, जो मेरा प्रयास है, वो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर मुझे सलाह दें, एडवाइस दें, इसकी जो क्लास का जो सेशन है वो कितना लंबा रखें, और अगर आप सजेशन देंगे, एडवाइस देंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इस सीरीज़ को लेकर आऊँगा, वरना फिर दोस्तों मेरी शायद इस मेहनत का कोई सिला नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, तो अपनी राय ज़रूर दें, और आज का सेशन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक फिर से नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।